हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके वीडियो में। दोस्तों, जो आज का चैप्टर है हमारा वो है राजनीति विज्ञान का दूसरा चैप्टर। कल के हमारे चैप्टर में रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, जो 1773 से 1858 तक रहता है। आज का जो चैप्टर है वो है 1858 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक, यानी कि ब्रिटिश ताज का शासन जिसे कहते हैं। राज्य व्यवस्था में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, पुलिस, पटवार, एसएससी, रेलवे या बैंक, नेवी, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें राज्य व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो चैप्टर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ब्रिटिश ताज का शासन। आज हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे और चलो देखते हैं। ब्रिटिश ताज शासन ये होता है 1858 से लेके 15 अगस्त 1947 तक, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे नया शासन लागू हो जाता है। उसको बोलते हैं ब्रिटिश ताज शासन। यानी कि इसका मतलब है भारत के ऊपर अब जो शासन करने की जो शक्ति थी वो डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार थी, यानी कि इंग्लैंड के अंडर में इंग्लैंड की जो संसद थी उसी का कानून अब भारत में लागू होता है। इसका 1858 भारत शासन अधिनियम का जो कारण था वो था 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था उसी में इतने उपद्रव हुए थे और भारत में आज़ादी के लिए इतने जो आंदोलन किए गए थे, इतनी हिंसा हुई थी, उनसे जो इंग्लैंड सरकार थी वो काफ़ी हद तक हताहत हो चुकी थी और वो भारत में शासन करने के लिए नई नीति लाई थी। वही नई नीति है 1857 का भारत शासन अधिनियम। वो क्या करते हैं, भारत में शासन करने के लिए अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का शासन इंडिया पे लागू कर देते हैं। इसका जो पहली विशेषता थी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म, यानी कि जो भारत में व्यापारिक कंपनी थी वो एक शासक कंपनी बन गई थी, उसका शासन जो वो ख़त्म कर दिया जाता है। भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन, यानी कि जो उस टाइम में तत्कालीन महारानी थी विक्टोरिया, उसने सारे भारत के शासन को अपने अधीन ले लिया। यानी कि जो भी कानून बनेगा वो ब्रिटिश शासन के अंदर बनेगा, वहाँ की संसद में बनेगा और वही कानून भारत में लागू होगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल मान्य नहीं, उसको रद्द कर दिया गया है। दूसरा इसकी विशेषता थी, गवर्नर जनरल का नाम बदला गया। देखो, गवर्नर जनरल कब से था? गवर्नर जनरल था 1773 से। 1773 से गवर्नर जनरल का जो नाम दिया गया था उसका नाम बदल दिया गया और नाम बदल के क्या रख दिया गया? वाइसराय। एक ही शब्द का नाम रख दिया गया, गवर्नर ना जनरल, सिर्फ वाइसराय। तो गवर्नर जनरल, भारत का पहला वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, यानी कि यही था उस टाइम पे 1857 की क्रांति में लॉर्ड कैनिंग ही यहाँ का गवर्नर जनरल था इंडिया का, और उसी गवर्नर जनरल को यहाँ का वाइसराय नियुक्त कर दिया महारानी विक्टोरिया ने। तो लॉर्ड कैनिंग ही लास्ट के गवर्नर जनरल है और पहले वाइसराय हैं। दोनों ही किसनों का आंसर लॉर्ड कैनिंग होगा। नियंत्रण बोर्ड और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत तो नियंत्रण बोर्ड और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो घटना की गई थी, जो दो विभाग बना दिए गए थे, यानी कि व्यापार के लिए एक शासकीय विभाग के लिए शासक का जो काम करती था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, वो जो शासन का काम करता था बोर्ड ऑफ नियंत्रण था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो व्यापार का काम संभालती थी। इन दोनों को कैंसिल कर दिया गया अब, क्योंकि भारत में अब सिर्फ शासन करना था उनको, शासन के अंदर ही वो सारे अब हुकूमत चला रहे थे। भारत का राज्य सचिव पद गठित, यानी कि उन्होंने क्या किया, भारत का एक व्यक्ति भारत के लिए वहाँ पे कहाँ पे? ब्रिटेन में एक राज्य सचिव, यानी कि भारत का सचिव, राज्य सचिव भी बोल सकते हैं। सचिव, एक सचिव होगा जो भारत की समस्या या भारत के ऊपर वो वहाँ को संसद में अपनी पैरवी करेगा, और जो इसी के नियंत्रण में पूरा एक मंत्रिपरिषद का गठन कर दिया गया, यानी कि इसमें 15 सदस्य थे और एक मंत्री
परिषद का गठन कर दिया गया। जो मंत्री परिषद भारत में रहती थी और भारत का सचिव वो इंग्लैंड में रहता था। तो इसका अध्यक्ष था वो भारत का सचिव, यानी कि धीरे धीरे एक संसदीय व्यवस्था की तरफ भारत में शुरुआत कर दी गई थी। इसका उद्देश्य देखो 1858 का जो अधिनियम आया था उसका उद्देश्य था, उनका कहना था कि इसका उद्देश्य था मशीनरी में सुधार, यानी कि जो भारत का जो सिस्टम था उसमें सुधार के बहाने उन्होंने भारत की जो मशीनरी में जो राज्य व्यवस्था का जो सिस्टम था, प्रशासनिक जो सिस्टम था, उसमें सुधार करने के बहाने इंग्लैंड के द्वारा सीधा शासन नियंत्रण कर लिया गया। यानी कि भारत अब पूर्णतया ब्रिटेन के नियंत्रण में था। पहले तो ब्रिटेन वाले भारत में रह के शासन कर रहे थे, अब सीधा सीधा इंग्लैंड से महारानी विक्टोरिया का शासन, मौजूदा जो महारानी थी वहाँ की विक्टोरिया थी, जिसका सीधा सीधा शासन हिंदुस्तान पे था। दूसरा अधिनियम आता है दोस्तों 1861 का अधिनियम। 1861 का अधिनियम आता है, उसकी क्या खासियत रहती है? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में विस्तार। देखो गवर्नर जनरल बोलो या इसको वाइसराय बोलो कि कार्यकारिणी में विस्तार। देखो मंत्री परिषद तो उन्होंने बना दिया, अब इसकी परिषद के लिए कार्यकारिणी थी, यानी कि इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल या कार्यपालिका। तो उसमें विस्तार कर दिया गया और विस्तार करने के लिए इन्होंने क्या किया, उस कार्यकारिणी में भारत के लोगों को भी शामिल करने का आश्वासन दिया। अच्छा, उन्होंने आश्वासन दिया यानी कि भारतीय अब आंदोलन नहीं करेंगे और भविष्य में वो भारतीय जो लोग हैं वो ब्रिटिश शासन का साथ देंगे, उनकी ये मंशा थी। उन्होंने क्या किया, 3 भारतीयों को विधान परिषद में जगह दी। विधान परिषद में जगह दी, वो 3 कौन कौन थे? पहला था बनारस के राजा, दूसरा था पटियाला के शासक और तीसरा एक अन्य व्यक्ति था जो सामान्य था। यानी कि 3 व्यक्ति थे। उनमें विधान परिषद में जो ब्रिटेन ने या इंग्लैंड ने या महारानी विक्टोरिया ने जिसने मंत्री परिषद में जगह दी वो थे 3 व्यक्ति भारतीय, ताकि भारतीयों को संतुष्ट किया जाए कि मंत्री परिषद में भारतीयों की भी भागीदारी है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। 1876 में घटना होती है 28 अप्रैल 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है। यानी कि पहले जो महारानी थी इंग्लैंड की, उसको भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। यानी कि 28 अप्रैल की घटना, ये 28 अप्रैल 1876, यानी कि भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया है। यानी कि जो ब्रिटेन की जो महारानी थी उसको अब भारत की महारानी कहा जाएगा, यानी कि वही महारानी अब भारत की सम्राट होगी। ये पहली बार घोषणा हुई थी। उससे पहले इंडिया में सिर्फ आधिपत्य क्षेत्र माना जाता था इंडिया को, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। अब तो सीधे सीधे ब्रिटेन की महारानी को ही हिंदुस्तान की महारानी घोषित कर दिया। 1892 का जो शासन अधिनियम आता है, इसकी कोई खास चर्चा नहीं है। इसमें क्या होता है, सिर्फ इन्होंने इतना सा चेंज किया परिषद में। उस टाइम पे केंद्रीय परिषद को विधान परिषद बोला जाता था। विधान परिषद अब विधान परिषद राज्यों में होती है। तो इन्होंने क्या किया, सरकारी आदमी वो होते थे, कौन होते थे, जो ब्रिटेन के पदाधिकारी, उनके साथ में गैर सरकारी, यानी कि भारतीयों को भी जो यहाँ राजनीति करने वाले या जो उनके ब्रिटिश शासन में हस्तक्षेप करते थे, उनको शांत करने के लिए गैर सरकारी आदमियों को भी मंत्री परिषद में जगह दे दी। ठीक है दोस्तों, और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अब इम्पोर्टेंट आता है मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम 1919। मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम 1919 इम्पोर्टेंट है ये। सॉरी 1919 नहीं, 1909 का अगला चैप्टर 1909 का जो मार्लेमेंटो आता है, इसमें 2 शब्द है, मार्ले और मिंटो कह सकते हो। ठीक है, मार्लेमेंटो। अब इसमें मार्ले कौन था, भारत का सचिव था। यहीं से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है इसकी। अगर ये 2 शब्द हैं,
मार्लिमेंटो। इसको मार्लिमेंटो क्यों कहा गया इसको? जैसे 1858 का स्वतंत्रता अधिनियम है, इसको तो 1858 का, क्योंकि 1858 में लागू हुआ था। अब इसको मार्लिमेंटो क्यों कह दिया गया? इसको 1909 क्यों कह दिया? क्यों नहीं कहा? इसको भी 1909 लिख सकते थे, 1909 लिख सकते थे। अब इसकी जगह मार्लिमेंटो क्यों कहा? क्योंकि भारत का सचिव था जो भारत का सचिव किसमें बनाया गया था? 1858 के तहत। तो भारत का सचिव था, वो था मार्ले। ठीक है दोस्तों। और मिंटो था भारत का तत्कालीन 1909 का जो वायसराय था, वो था मिंटो। ठीक है दोस्तों। इसलिए इसको दोनों की वजह से जो अधिनियम आया उसको मार्लिमेंटो अधिनियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, पहली बार मुस्लिम समुदाय यानी कि हिंदुस्तान में उस टाइम पे 1858 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें हिंदू और मुस्लिमों ने इतना एकजुटता दिखाई थी, इतना एकता दिखाई थी कि अंग्रेज पूरी तरह डर गए थे। तो उन्होंने एक स्कीम लगाई कि भारतीयों में फूट डालो और राज करो। उन्होंने क्या किया, मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश क्या रही? सबसे पहले उन्होंने पहली बार मुस्लिम समुदायों के लिए, यानी कि मुस्लिम, इसका समझ रहे हो, मुस्लिम समुदाय को अलग से प्रतिनिधित्व। इसका मतलब यह है, मुस्लिम जो कैंडिडेट खड़ा होगा, यानी कि जैसे कोई अगर विधान परिषद में जाने के लिए कोई अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा तो उसको सिर्फ मुसलमान ही वोट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका समझ में आ गया होगा। यानी कि मुसलमानों का अलग से प्रतिनिधित्व का मतलब ये है कि मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही वोट देंगे, हिंदू ईसाई अन्य धर्म के लोग उसको वोट नहीं देंगे। ये सिर्फ फूट डालने के लिए उनका सबसे पहला सांप्रदायिक जो एजेंडा था शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों। सत्येंद्र नाथ सिन्हा, उन्होंने क्या किया, मंत्रिपरिषद में जो ब्रिटेन की जो संसद थी, ब्रिटेन की जो संसद थी, उसमें सबसे पहले एक भारतीय को जगह दी, उनको एक विभाग दिया गया, यानी कि ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में एक व्यक्ति को अपना बिठाया, वो था सत्येंद्र नाथ सिन्हा। यानी कि सबसे पहले उन्होंने भारतीयों को रिझाने के लिए सत्येंद्र नाथ सिन्हा को वहाँ की जो कैबिनेट थी उसमें उसको विधि विभाग दिया गया। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को विधि विभाग दिया गया, और यानी कि जो 1857 का संग्राम दोबारा ना हो उसी को शांत करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। ठीक है दोस्तों। सत्येंद्र नाथ सिन्हा ब्रिटिश क्राउन में जगह बनाने वाले प्रथम भारतीय थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसको एक उपनाम दिया गया है, इसको 1909 को सांप्रदायिक अधिनियम क्यों इसका उपनाम दिया गया आपने समझ लिया होगा, क्योंकि इसने मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधित्व, यानी कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके हिंदू मुसलमानों में फूट डालने का काम किया। अच्छा, मार्लिमेंटो का जो मिंटो वहाँ का मौजूदा हिंदुस्तान का मौजूदा वाइसराय था, उसको सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। यानी कि इसने ही सांप्रदायिकता फैलाई थी शुरू स्टार्टिंग में, किसके जरिए, मुस्लिमों को अलग से वोटिंग का अधिकार देने के लिए सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट देंगे। अब आता है 1919 का भारत परिषद अधिनियम। 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम आता है उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। इसने क्या किया कि हम 1909 की जो कमी है उसको दूर करेंगे 1919 के तहत। तो इन्होंने क्या किया, मॉन्टेग्यू जो फर्स्ट जो पर्सन है इसमें वर्ल्ड में, वो था वहाँ का भारत सचिव था, ये सचिव भारत सचिव जो 1857 के तहत बनाया गया था, प्लस चेम्सफोर्ड था उस टाइम पे भारत का वाइसराय। इसी दोनों से मिलके इसको वाइसराय दोनों को मिला के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। इन्होंने 20 अगस्त 1917 को घोषणा की थी। इसकी भारत सरकार जो अधिनियम लाई थी 1919 को, उसकी घोषणा की थी 20 अगस्त 1917 को। ठीक है दोस्तों।
अच्छा, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये है केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। जैसे अभी केंद्र में 2 सदन है ना, राज्यसभा और लोकसभा, इन्होंने क्या किया, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कर दी। द्विसदनीय व्यवस्था इन्होंने जैसे राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, शुरू स्टार्टिंग में केंद्रीय द्विसदनीय व्यवस्था कब लागू हुई थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में। अच्छा, और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था। अब देखो द्विसदनीय में तो आप समझ गए होंगे कि सदन में 2 व्यवस्था। अब द्वैध शासन का मतलब इसको कहते हैं दोहरा शासन, यानी कि दोगला शासन। द्वैध शासन को कह सकते हैं दोगला शासन। दोगला शासन कैसे कह सकते हैं, इन्होंने प्रांतों में यानी कि राज्यों में फूट डालने का काम किया। आप इसको समझो, जैसे द्वैध शासन और द्विसदनीय में तो ये होता है कि द्विसदन 2 सदन बना दिया उन्होंने, लोकसभा और राज्यसभा। और प्रांतों में द्वैध शासन यानी कि इन्होंने जो विषय थे, यानी कि जैसे संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और संवर्ती के सूची, 3 अलग अलग जो कार्य थे, उन्होंने प्रांतों में किस तरह बांटा, आरक्षित और हस्तांतरित। जो कार्यों की सूची को 2 भागों में बांट दिया। कहाँ पे, राज्यों में, जो भारत के स्टेट थे। अब आरक्षित वर्ग को वहाँ की कार्यपालिका यानी कि विधान परिषद की जो कार्यपालिका थी ना, परिषद की, वो कार्यपालिका संभालेगी। ठीक है, और जो हस्तांतरित विषय थे यानी कि हस्तांतरित जो कार्य थे, उनको सीधा गवर्नर यानी कि वायसराय संभालेगा। अभी दोहरा शासन हो गया ना। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये दोहरा शासन हो जाता है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाना। देखो, इसने सुधार के नाम से कहा था कि 1909 के जो सांप्रदायिक अधिनियम है, वे है फलाना ढिकाना, उनको सुधारने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो सिर्फ 1909 में तो पार्लियामेंट सुधार में तो सिर्फ मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दिया था। इन्होंने क्या किया कि ईसाई, मुस्लिम, दलित और जैन सभी के लिए अलग अलग उसका प्रतिनिधित्व करने की घोषणा कर दी कि जो ईसाई होंगे वो ईसाई को ही वोट देगा, और जो मुस्लिम कैंडिडेट होंगे उसको मुसलमान ही मतदाता वोट करेंगे, और जो हिंदू होगा उसको हिंदू ही वोट देंगे। तो ये सबसे ज़्यादा इन्होंने सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की, लेकिन ये हो नहीं पाया। प्रति 10 वर्ष में वैधानिक रिपोर्ट। अब इन्होंने एक और की कि 1919 में